हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम हरित क्रांति को पढ़ेंगे। यह यूपी ट्रिपल एससी पेट के भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पहले समझेंगे हरित क्रांति शब्द को। तो हरित क्रांति जो शब्द है वह सन 1940 से 1960 के काल के बीच में विकासशील देशों में कृषि क्षेत्र में क्रांति या इसको जो भी कहेंगे उत्पादन के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया था। और इस शब्द के जो प्रतिपादक थे वो विलियम गार्ड थे। हरित क्रांति से अभिप्राय देश के सिंचित और असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले संकर और बौने बीजों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि है। अर्थात इसमें जो कृषि क्षेत्र उस समय सिंचाई जहाँ नहीं हो पाती थी वो, और जहाँ पे सिंचाई हो पाती थी वहाँ भी, और जहाँ पे बीज अच्छे प्रकार के बीज नहीं उपयोग किए जाते थे वहाँ पे, सभी जगह पे इसके द्वारा क्रांति लाने का काम किया गया, जिससे कृषि क्षेत्र में अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। आगे हम देखते हैं। सन 1967-68 में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुई थी और इस समय थर्ड 5 ईयर प्लान था, मतलब तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो सन 1967-68 में हरित क्रांति की शुरुआत करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। तो नॉर्मन बोरलॉग को सन 1972 में पद्म भूषण भी दिया गया था। अर्थात जो विश्व स्तर पे हरित क्रांति का उद्घाटन किया था, जिसने इसकी शुरुआत की थी, वो थे नॉर्मन बोरलॉग। इन्होंने गेहूं की एक बौनी प्रजाति बनाई थी। इसके लिए इन्होंने बाल्चीसीन रसायन का प्रयोग किया था। अर्थात विश्व स्तर पे हरित क्रांति को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने गेहूं की बौनी प्रजाति बनाई थी। इन्होंने गेहूं के उत्पादन पे ही अधिक जोर दिया था। आगे हम देखते हैं कि भारत में हरित क्रांति। तो भारत में जो हरित क्रांति थी वो MS स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किया था और इन्हीं को ही भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत सन 1960-63 के दौरान 7 राज्यों और 7 चयनित जिलों में प्रयोग किया गया था। 60-63 नहीं, ये इस समय 60-63 में इसका सिर्फ प्रयोग किया गया था कि ये सफल होगा कि नहीं होगा, लेकिन इसकी शुरुआत जो की गई थी वो 66-67 के बीच में ही की गई थी। तो यह हम बता चुके हैं कि यह प्रयोग सफल रहा और उसके बाद सन 1966-67 में भारत में हरित क्रांति को औपचारिक तौर पर अपनाया गया। आगे हम देखते हैं। नॉर्मन बोरलॉग की उपलब्धि के कारण नॉर्मन बोरलॉग जो पुरस्कार शुरू किया गया, जैसे जब किसी को किसी विशेष क्षेत्र में जब कोई खास उपलब्धि हासिल हो जाती है तो उसके नाम पे पुरस्कार शुरू किए जाते हैं और कई चीज़ें हैं जो उसके नाम पे शुरू की जाती है। तो इसी तरीके से नॉर्मन बोरलॉग के नाम पर नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत की गई। तो नॉर्मन बोरलॉग जो पुरस्कार था वो प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे MS स्वामीनाथन, जिन्होंने भारत में हरित क्रांति की नींव रखी थी। आगे हम देखते हैं। हरित क्रांति का पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही इफ़ेक्ट हम लोगों को देखने को मिला था। इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट ज़्यादा थे और निगेटिव इफ़ेक्ट बहुत ही कम थे, इसीलिए हरित क्रांति को एक सफल क्रांति माना गया था। आगे हम देखते हैं हरित क्रांति के पॉजिटिव इफ़ेक्ट। तो हरित क्रांति के पॉजिटिव इफ़ेक्ट में ये रासायनिक उपयोगों का अधिक प्रयोग किया गया था। इसके प्रयोग में वृद्धि, कृषि यंत्रों का प्रयोग, कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना, एक वर्ष में एक से अधिक फसलें, किसानों की आय में वृद्धि, गेहूं की पैदावार दोगुनी हो गई थी और जो गेहूं के बीज लाए गए थे वो मैक्सिको से लाए गए थे। आगे हम देखते हैं। हरित क्रांति के बाद ही भारत अनाज उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये बहुत बड़ी समस्या थी भूखमरी की, क्योंकि भारत में अनाज पर्याप्त उत्पादन होता नहीं था। इस वजह से भूखमरी बहुत ही गंभीर समस्या के रूप में सामने आकर खड़ी हो गई थी। लेकिन जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई उसके बाद ही भूखमरी को पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए लक्ष्य रखा गया और इसको काफ़ी हद तक ये काम भी किया। विभिन्न फसलों के लिए MSP व अन्य सब्सिडी सेवाओं का प्रावधान भी इसी समय शुरू किया गया। इसी समय ही MSP की बात भी कही गई थी। हालांकि MSP तो अभी हाल ही में इसकी शुरुआत हुई है, जो सभी फसलों के लिए हुआ। फिर आगे देखते हैं। हरित क्रांति के अंतर्गत बांस का उत्पादन किया जाता था। हरित सोना क्रांति।
हरित सोना क्रांति, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से संबंधित है। आगे हम देखते हैं, हरित क्रांति में मुख्य लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हुआ था और हरित क्रांति की प्रमुख फसल गेहूं ही रहा। चावल के उत्पादन में यह आंशिक रूप से ही इसका प्रभाव दिखाई दिया। आगे देखते हैं, हरित क्रांति के निगेटिव इफेक्ट। हरित क्रांति के पॉजिटिव इफेक्ट तो बहुत सारे रहे, लेकिन इसके कुछ कुछ निगेटिव इफेक्ट भी रहे हैं, जो कि हम देखते हैं कि हरित क्रांति से जब पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा, क्योंकि रासायनिक उर्वरक बहुत अधिक प्रयोग किए जाने लगे, कीटनाशकों का प्रयोग किया जाने लगा, ट्रैक्टर वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा चलाए जाने लगे, इस वजह से प्रदूषण बढ़ गया और छोटे किसान इस लाभ से, हरित क्रांति के लाभ से छोटे किसान वंचित रह गए। ऐसे किसान जो पहले से धनी थे, जिसके पास पैसे थे, या वो लोग ट्रैक्टर और वो लोग बीज इत्यादि लेने में वो सक्षम रहे, और जो छोटे और मध्यम वर्गीय किसान थे उनके लिए यह हरित क्रांति ज़्यादा प्रभावी नहीं हुई। अत्यधिक सिंचाई के कारण भूजल स्तर में गिरावट। तो इसमें जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई तो अत्यधिक सिंचाई करना शुरू हो गया, इस वजह से भूजल का स्तर जो है वो नीचे आने लगा और गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई, बाकी सभी अनाज का उत्पादन नहीं बढ़ा। मतलब हरित क्रांति से गेहूं के उत्पादन पे विशेष फोकस किया गया, बाकी अन्य जो अनाज थे उनके उत्पादन में विशेष फर्क नहीं पड़ा। आगे हम देखते हैं, दूसरी हरित क्रांति का संबंध चावल, दलहन और तिलहन उत्पादन से था। हरित क्रांति दोबारा से भी स्टार्ट की गई थी सन 1972 के आसपास में, और इसका संबंध जो था वो चावल, दलहन और तिलहन उत्पादन से रहा। हम इसमें देखते हैं कि जो ग्रीन गोल्ड क्रांति है ये चाय उत्पादन से संबंधित है, और हरित सोना क्रांति जो है वो बांस उत्पादन से संबंधित है। ये क्वेश्चन हमको एग्जाम्स में भरमाने के लिए, भटकाने के लिए दे सकता है कि हरित सोना क्रांति का किससे रिलेटेड थी, तो ये बांस उत्पादन से रिलेटेड थी। बस इतना ही। आई होप एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछे जाएंगे। थैंक यू।